हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी तक हम इस सीरीज में चैप्टर 1 जो ओरिएंटेशन चैप्टर है, इसमें हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकंड टॉपिक हम देख चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स, इंजीनियर वर्सेस प्रोग्रामर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, हम टॉपिक 3 देख चुके हैं। टॉपिक 4, व्हाई इज इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देख रहे हैं वो पिछले 3 टॉपिक्स को ज़रूर देख लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी अपकमिंग जो भी टॉपिक्स होंगे उनके आपको अलर्ट्स मिल सकें। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम यूज़ करें, क्या अभी भी हम इस चीज़ से डिससेटिस्फाई हैं कि अभी पिछले टॉपिक से कवर नहीं हो पाया, हम क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करें, दूसरी इंडस्ट्री से जो दूसरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उससे हम कंपेयर करके देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और हम इसकी इम्पोर्टेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या ज़रूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैं अगर दूसरी इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करूं, मैं पहला कंपैरिजन कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग से। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं आपको इम्पोर्टेंस के तौर पे बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं लोअर पोस्ट से स्टार्ट करूं तो पहला लेबर होता है, सेकंड उसके ऊपर एक मिस्त्री होता है, या हम उसको कारीगर भी बोलते हैं हिंदी में। उसके ऊपर इनके इन दोनों के ऊपर एक टीएल होगा, टीएल मतलब कई सारे लेबर्स और कई सारे मजदूर मिस्त्री के ऊपर एक टीएल होगा, मीन्स टीम लीडर, जो टीम को लीडरशिप कर रहा होगा, है ना। फिर इन सब के ऊपर एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा, या इनका मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। फिर इन सब के ऊपर साइट मैनेजर होगा। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट टीम स्टार्ट हो जाती है, ये होती है प्रोडक्शन टीम, जो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन टीम। और ये होती है मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम में कौन कौन से होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, और भी कई सारे अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो कई तरह की चीजें होंगी। सेम एज इट इज आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होगा, वहां पर भी सेम कंडीशन, दो फेज होंगे, दो फेज होंगे, एक प्रोडक्शन टीम होगी, प्रोडक्शन टीम होगी, और एक मैनेजमेंट टीम होगी। अब प्रोडक्शन टीम में किसको हम इन्वॉल्व करेंगे, अगर मैं कंपेयर करूं तो प्रोडक्शन टीम में आ जाते हैं प्रोग्रामर, टेस्टर, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, गेट इट माय पॉइंट। प्रोग्रामर होंगे, टेस्टर होंगे, उन कुछ प्रोग्रामर्स के, जूनियर प्रोग्रामर्स के ऊपर सीनियर प्रोग्रामर होगा, है ना। सीनियर प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग अपने पोस्ट बना के रखे होंगे। फिर सीनियर प्रोग्रामर्स के ऊपर एक टीएल होगा, टीएल के ऊपर एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, एएसएम, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा,
मैनेजर के साथ में है ना असिस्टेंट मैनेजर होंगे, है ना, डेट इज प्रोडक्शन टीम। ऐसे ही एक मैनेजमेंट टीम होगी जिसमें एक इंजीनियर होगा, एक इंजीनियर होता है, देन इंजीनियर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर आप प्रोग्रामर को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा प्रोडक्शन टीम के अंदर ही रह जाएंगे, मैनेजमेंट टीम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, आपका प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। या फिर आप खुद की इंडस्ट्री भी अगर बनाते हैं तो आप प्रोडक्शन टीम तक ही सीमित रह जाएंगे, आप अपने आप को टीम नहीं बढ़ा पाएंगे, मैनेजमेंट टीम पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। एज वेल एज आप सेम कंपेयर करें तो अगर मैं जूनियर प्रोग्रामर अगर मैं पकड़ूं तो डेट इज लेबर, मिस्त्री कारीगर पकड़ूं तो डेट इज सीनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर एज इट इज जूनियर टेस्टर और सीनियर टेस्टर। टीम लीडर की बात करूं तो आपका टीएल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। साइट मैनेजर की अगर बात करूं तो पूरा साइट मैनेजर होगा और असिस्टेंट साइट मैनेजर होगा। देन उसके बाद मैनेजमेंट टीम की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, जैसे अगर इसमें इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा, फिर एक स्टाइलिस्ट हो जाएगा, आर्किटेक्ट, स्टाइलिस्ट होते हैं और आर्किटेक्ट होते हैं। गेट इट माय पॉइंट। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग से ना हटके, अगर मैं हटकर किसी और इंडस्ट्री से भी कंपेयर करूं, किसी भी इंडस्ट्री से मैं कंपेयर करूं, तो किसी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आपको सेम कंसेप्ट मिलेगा, किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आपको सेम कंसेप्ट मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर भी एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, इट मीन्स कि वहां पर भी सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। तो आप खुद कंपेयर कर लें, अगर आप एज ए प्रोग्रामर की कोशिश करेंगे, आप प्रोग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप किस चीज की एक्चुअली इनडायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेबर क्लास की, लेबर जॉब के लिए आप प्रोग्रामर की टेस्टिंग कर रहे हैं। इफ यू आर फीलिंग यू आर प्रोग्रामर एंड फील लाइक लेबर, सो आप वीडियोस को देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बनता है। इसी में मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को ये पता होता है कि लेबर का काम क्या है, उसने कभी किया नहीं है, लेकिन उसको पता होता है कि इसी अगर इंडस्ट्री, सिविल इंडस्ट्री को ही अगर मैं पकड़ लूँ, या सिविल को पकड़ लूँ या मैकेनिकल को पकड़ लूँ, है ना, तो उसको मटेरियल्स के बारे में पता होता है, मतलब जो ब्रिक्स होंगे उसकी क्या डेंसिटी होती है, कितनी मजबूत होती है, कितना लोड होता है, जो भी लोहा यूज होगा, सीमेंट्स यूज होगा, सैंड्स यूज होगा। तो ये इन सब चीजों के बारे में इंजीनियर्स को पूरा कंप्लीट पता होता है। उसका कंस्ट्रक्शन कितना मोटा, कितना पतला, कितना कंक्रीट, कितना लोड, ये सब चीजें इंजीनियर्स कैलकुलेट करता है। आर्किटेक्ट क्या देखता है, उसका लुक एंड फील्स देखता है, लुक एंड फील्स देखता है। इन दोनों को इधर के बारे में और इनके बारे में, इनके काम के बारे में पूरी डीपली नॉलेज होती है, पर ये नहीं पता होता कि दो ईंट को कैसे जोड़ना है, उसका उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। दो ईंट को किस तरीके से जॉइंट बनाना है ये नहीं पता, उसने कभी नहीं किया, और धूल धक्कड़ में वो काम भी नहीं करता। लेकिन उसको उस चीज की डीप नॉलेज होगी कि कितना कंक्रीट का डेंसिटी होनी चाहिए, कितना कंक्रीट मोटा होना चाहिए, कितना हम लोहा उसमें यूज करेंगे, कितना हम कौन कौन सी ईंट्स यूज करेंगे, सीमेंट की एश की ब्रिक्स यूज करेंगे, या फिर है ना जो नॉर्मल मिट्टी की ईंट होती है वो यूज करेंगे, या कौन सी यूज करेंगे, वो उसको सब पता होता है। और किस माले पे कौन सा यूज होगा, किस माले पे कौन सा यूज होगा, कहाँ ग्लास लगेगा, कहाँ एल्यूमिनियम लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा, वो सब उसको पता होता है। सेम एज इट इज अगर मैं इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में अगर बात करूं तो एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्टाइलिस्ट एंड आर्किटेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस इंजीनियर को भी प्रोग्रामर का पूरी नॉलेज होगी, सीनियर टेस्टर की पूरी नॉलेज होगी, ये दो जो चीजों को ज्वाइंट कर रहे हैं, जो लेबर क्लास वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में उसको नॉलेज होगी। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने से पहले आपको जो जूनियर लेवल की जो वर्क है, जूनियर लेवल का जो काम है, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग,
GUI बनाना, UI बनाना, UX बनाना, ये वर्क आपको पता होना चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सीख सकते हैं। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने से पहले आपको इसके बारे में एक ज़रूरी नॉलेज होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप उसमें परफेक्ट हो जाओ, 100% परफेक्ट हो जाओ, नहीं। आपको एक ज़रूरी नॉलेज होना चाहिए, ताकि जैसे यहाँ पर लेबर क्लास बोलता है कि साहब आपका मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, तो इंजीनियर क्या करेगा, मैं तुम्हें लात मार के भगा दूंगा, मैं दूसरा लेबर ले आऊंगा, ठीक है, या फिर मैं खुद कर लूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। या आपने अपने सीनियरों से कभी ना कभी ये बात सुनी होगी कि वो ये कहते हैं कि आप जाएं, मैं खुद कर लूंगा या मैं किसी और को बुला लूंगा, ठीक है। वो कभी भी लेबर पे या ऊपरी जो प्रोडक्शन टीम है उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन सेम एज इट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक प्रोग्रामर पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। इट मीन्स कि वो पूरा उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी हमारे जो कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे वो जूनियर कोर्स से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सीनियर लेवल पे किस तरीके से इम्प्रोवाइज होती है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सेम एज इट इज अगर मैं और कंपेरिजन करूं सिविल इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो या किसी भी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, कोई भी XYZ प्रोडक्शन फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा, या डिस्कवरीज के जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं, तो एक प्रोडक्शन लाइन होती है, एक प्रोडक्शन लाइन होती है, सबका अपना अपना वर्क डिफाइन होता है, अपना अपना जॉब डिफाइन होता है, और वो पूरे टाइम सिर्फ उस जॉब को कंप्लीट करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उस जॉब पे ध्यान देता है कि उसको सिर्फ अपना प्रोडक्शन का वर्क करना है, तो उसको बाकी कुछ भी नहीं करना। मतलब एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर हो, एक कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन होती है। प्रोडक्शन लाइन मतलब जिसमें हर एक में डिफाइन होगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 और फिनिश्ड प्रोडक्ट डिलीवर। ऐसे क्या होगा किसी भी प्रोडक्शन लाइन में, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक आपने यूट्यूब पे आप प्रोडक्शन लाइन की आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन का एक वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग या बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखूं या सिविल इंजीनियरिंग देखूं, तो एक लेबर होगा, लेबर स्टार्टिंग होगा, कोई फ्रेम बना रहा होगा, वो दिन भर सिर्फ फ्रेम ही बना रहा होगा, है ना। कोई आयरन आयरन कर रहा होगा। हर एक स्टेप पे एक प्रोडक्शन टीम होगी जो सिर्फ फिक्स्ड वही वर्क कर रही होगी, इसके अलावा कोई वर्क नहीं करेगी। इट मीन्स कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइमलाइन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो टाइमलाइन होगा सेम एज इट इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी टाइमलाइन होगा। कौन कौन से टाइमलाइन होंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के भी टाइमलाइन जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला जो होगा स्टार्टिंग, जो प्रोजेक्ट मिलने से पहले अगर किसी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट अगर डाली है कि साहब मुझे फला फला टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट जो होगा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी इस प्रोजेक्ट, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी फिजिबिलिटी स्टडी होती है। क्या होती है फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, ये क्लाइंट हमको पे कर पाएगा। अगर क्लाइंट पैसा देने से मना कर देता है तो हमारे पास पॉलिटिकली फिजिबिलिटी है या नहीं है। मतलब हम सारे फिजिबिलिटीज एक्सपेक्ट्स को हम चेक करेंगे, मींस फाइनेंस चेक करेंगे, हमारे पास उतना फाइनेंस और कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, कस्टमर हमको पे करने पेएबल है, कस्टमर हमको पे कर पाएगा, उस लायक है कि हम वो पे कर पाएगा। तो आपकी जो फाइनेंस की जो टीम होगी, जो फाइनेंस डिसीजंस लेती होगी, वो टीम का ये वर्क होगा कि ये इस चीज को
चेक करके बताए कि हमें इस क्लाइंट का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेट इज मैनेजमेंट वर्क, नॉट प्रोडक्शन वर्क। थर्ड, पॉलिटिकल अप्रोच। मान लो कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा तो आपको पैसा निकलवाने के लिए पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए, सीनियर लेवल का अप्रोच चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी कि हमें प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट बनाने में और प्रोजेक्ट की सपोर्ट देने में हमें किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आ सकती है तो हम उसकी फिजिबिलिटी पहले चेक करेंगे प्रोजेक्ट को लेने से पहले। अब हमारे सारे चेक्स अगर पास होते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप्स हम एसआरएस बनाएंगे। एसआरएस मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको क्या चीज बनवाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज होनी चाहिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं। रोल प्ले मेथड होता है। रोल प्ले मतलब आप किसी इंडस्ट्री में अगर जा रहे हैं, किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉर्म्स मूव्स होते हैं, कौन कौन सा डेटा मूव्स होता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, ये सब उनका आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे। इसकी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, कई सारी मेथड्स होती हैं। और कुछ कुछ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि उनको तो सिर्फ टाइटल बताने के बाद ही वो पूरा कंप्लीट पूरा एनवायरनमेंट का एक पिक्चराइज क्लियर कर लेते हैं। एक उनके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है, उसको वो पेपर पे पूरा कंप्लीट उतार देते हैं और प्रपोजल क्रिएट कर देते हैं और कस्टमर को पुट कर देते हैं। प्रपोजल क्रिएट करना मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पर प्रपोजल क्रिएट होगा जो कस्टमर को हम क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी है, हम कितनी उसमें पूरी करेंगे, उसकी क्या टाइम लगेगा और क्या कॉस्ट होगी। जैसे सिविल इंडस्ट्री में भी होगा, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी टाइम और कॉस्ट निकाली जाएगी, है ना। और एक प्रपोजल क्रिएट होगा, प्रपोजल बनाया जाएगा, एक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, इस और इतना टाइम लगेगा, इतनी मशीनरीज लगेंगी, इतने इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो पूरा कैलकुलेट करके वो बनाया जाएगा। मतलब उसमें रॉ मटेरियल मतलब रॉ कितना लगेगा वो भी कैलकुलेट होगा। मतलब 1 2 3 ये कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद उस प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर है, ठीक है, और क्या पास्ट था, ये भी पूरा उसमें बताया जाएगा। पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर भी बताया जाएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट का ये पास्ट था और ये फ्यूचर है और ये फ्यूचर में ये चीजें होंगी। ये भी बताया जाता कि बिल्डिंग भाई 25 साल चलेगी, ये गाड़ी हमारी 25 साल चलेगी, ये प्रोडक्ट्स हमारा 1 साल की गारंटी है, ये हमारे इस प्रोडक्ट्स की इतने साल की वारंटी है, हम इतने साल तक इस पे सर्विस देंगे। ये पूरा कंप्लीट हर प्रोडक्शन लाइन में होता है, हर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पर प्रपोजल डालेंगे, सब पूरा रिक्वायरमेंट, अगर उसकी टाइम, कॉस्टिंग, मटेरियल, फ्यूचर, पास्ट सब चेक करने के बाद अगर क्लाइंट रेडी होता है तो वह आपको उस प्रोजेक्ट को डन करेगा। डन करने के बाद जो फाइनेंस टीम होगी वो बताएगी कि आपको इतना परसेंट है ना एडवांस देना है और इतना परसेंट हम अपने पास से लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इतना हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। ये फाइनेंस टीम पूरा कैलकुलेट करके बताएगी। मतलब आपने उसको रॉ बता दिया तो रॉ के अकॉर्डिंग वो बता देगा कि हम इतना बजट लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। अगर यस और नो होता है तो ही हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब कस्टमर ने प्रोजेक्ट डन कर दिया, मतलब हमारे पास पूरी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, कैलकुलेट हो चुका है, सब चीज है, अब हमें उसका आगे का वर्क करना है। तो अगली स्टेप्स होती है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन मतलब हर केस में होता है, जो सिविल इंडस्ट्री में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी होता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, कार प्रोडक्शन हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोडक्शन हो, वो सब में हर प्रोजेक्ट में आपका सिस्टम डिजाइन जनरेट होगा। सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या होता है, हम डिजाइन करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसा होगा ऑन पेपर वर्क। हम अभी लैपटॉप को हमने हाथ नहीं लगाया, ऑन पेपर वर्क मतलब हम उसको पूरा पेपर पे पूरे देंगे, पेपर पे उतार देंगे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट बनेगा कैसा, और एक एक बारीक से बारीक पॉइंट्स हम उसमें डिफाइन करेंगे। जिसमें अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें उसमें हम डिफाइन करेंगे,
उसमें फर्स्ट नंबर पूरा आर्किटेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब ब्लॉक्स बनाएंगे, ब्लॉक्स डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स, कितने डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट्स के कितने ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक्स का आपस में कम्युनिकेशन, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डीबी स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत से लोगों ने डेल बेल सुना होगा, डेल और बेल, ये डिजाइन होगा, बिजनेस एक्सेस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर डिजाइन होगा। डिजाइन होगा, कोडिंग नहीं होगी, अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। फिर हर एक का इंडिविजुअल एक पार्ट्स होगा, कोई जीयूआई बनाने के लिए ऊपर उतर जाएगा, कोई उसका स्टाइलिस्ट होगा, कोई मतलब उसका किस तरीके से उसका लुक एंड फील्स होगा, ये सब चीज बनेगी। जैसे कि हमारे लुक्स पे अगर डिसाइड करना है, लुक्स कैसा होगा, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, ये सब चीज है ना, पूरा डिसाइड होने के बाद ये अब सीधे अगले पे चला जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज पर। इम्प्लीमेंटेशन फेज मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है कोडिंग और दूसरी होती है असेंबली। व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली? जैसे हर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, चाहे वो सिविल इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी इंडस्ट्री हो, उसमें प्रोडक्शन लाइन में एक लाइन होती है असेंबली की। मतलब उनके पास पहले से ही बहुत सारे पार्ट्स रेडी टू यूज अवेलेबल होते हैं, स्टॉक में होते हैं, उनको वो सिर्फ असेंबलिंग कर रहे होते हैं, जस्ट असेंबलिंग। उस चीज, उस पार्ट्स को बनाने नहीं बैठ जाते। मतलब सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं तो उस पार्ट्स को बनाने नहीं बैठ जाएंगे, ईंट्स को बनाना नहीं बैठ जाएंगे, सीमेंट्स को बनाने नहीं बैठेंगे। जो रॉ मटेरियल उनके पास पहले से अवेलेबल है, जो ब्लॉक्स उनके पास पहले से अवेलेबल हैं, उसको वो जस्ट असेंबलिंग करना शुरू कर देंगे। अब जो चीज उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो चीज उनके पास अवेलेबल नहीं है, मालूम है कि वो मटेरियल हमें बनाना ही पड़ेगा, वह हम मार्केट से भी नहीं ले सकते, तो उस चीज की स्पेशली कोडिंग होती है। मीन्स कि आप जैसे जैसे इंडस्ट्री पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे आप पुराने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते चले जाते हैं, तो आपके पास पहले से कई सारे कोड्स अवेलेबल होंगे। उस कोड्स को जस्ट आपको प्लगइन्स की तरह बोल रहे हैं या फंक्शंस और मेथड्स की तरह बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक दूसरे में सिर्फ पैरामीटर पास करा के उसकी असेंबलिंग करनी है। उसको पूरा सिर्फ जस्ट असेंबलिंग, सिर्फ आपस में जोड़ना है, आपको उस चीज को दोबारा नहीं बनाना। ये जोड़ने का काम कौन कर सकता है? आप एक सिंपल ऑपरेटर से भी जुड़वाने का काम करवा सकते हैं। आपको तो सिर्फ उसको पैरामीटर पास कराना सिखाना है, तो उसको कोडिंग करना सिखाना ही नहीं है। अब कोडिंग की कहाँ जरूरत पड़ेगी? महज 5 to 10%। आप जितने पुराने होते जाएंगे उतना ये इम्प्रूवाइज होता जाएगा। मतलब अगर मैं कॉमनली बात करूं कि आपके पास 90 to 95% आपके पास प्लगइन्स, प्रोजेक्ट्स, जो अवेलेबल कोड्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको सिर्फ जस्ट असेंबलिंग करनी है उसकी, जस्ट असेंबलिंग। और न्यू कोड आपको 5 to 10% ही डिफाइन करना पड़ता है। मींस कि एक आप सीनियर लेवल पे एक हाई क्लास एक प्रोग्रामर रख लेंगे जो सिर्फ ये 5 से 10% के प्लगइन्स को कोड करके आपको अवेलेबल करा रहा है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में हो सकते हैं कि आपको कोडिंग करना ही ना पड़े। ठीक है। अब सिर्फ 5 to 10% फिर भी कोडिंग होगी कि कहां पर होगी? जो जीयूआई बना रहा होगा, जो ग्राफिक्स बना रहा होगा, उसकी कोडिंग कर रहा होगा, सीएसएस कर रहा होगा, एचटीएमएल कर रहा होगा, कस्टमर से बार बार रिव्यूज ले रहा होगा कि अब आप देखिए लुक एंड फील्स कैसा दिख रहा है, अब आप देखिए लुक एंड फील्स कैसा दिख रहा है। डेट इज अ पार्ट ऑफ फैशन स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट होगा जो कलर कॉम्बिनेशन चेक करवाएगा, कस्टमर से पूछेगा कि अब आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है। वो जस्ट जो हमारी जीयूआई होगी उसकी कोडिंग वो कर रहा होगा। अब हमारी असेंबलिंग हो गई, कोडिंग हो गई। अब सिस्टम डिजाइन फेज पे ही डिसाइड हुआ होगा कि उसकी टेस्टिंग कौन कौन सी होनी है और कैसे होनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करूं, अगर एक प्रोजेक्ट ले लिया कि साहब 10 किलोमीटर लंबा एक पुल बनना है, तो वो टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? कई सारे टेस्टिंग होने के मेथड्स होती हैं। वो लोग रेत से भरे हुए ट्रकों को पूरे पुल पे खड़े कर देते हैं, भर देते हैं पूरे, और उसको खड़ा छोड़ देते हैं, वो टेस्टिंग होती है। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग, कौन सी मेथड यूज होगी, कौन से इनपुट्स होंगे और क्या आउटकम आना चाहिए, वो सिस्टम डिजाइन पे ही डिसाइड हो जाता है। मींस सॉफ्टवेयर के असेंबलिंग और कोडिंग होने के बाद, इंप्लीमेंटेशन होने के बाद, वो सेम टेस्टिंग अगले फेज में आ जाती है कि उसको अब टेस्टिंग करनी है।
टेस्टिंग की मेथड भी डिफाइन है, मतलब अब सिर्फ कुछ बंदे होंगे जो प्रोग्रामर नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल ऑपरेटर लेवल के बंदे होंगे जो इस टेस्टिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग वो वहां पर सिर्फ इनपुट्स करेंगे, और इनपुट्स करने के बाद क्या आउटकम आ रहा है वो भी उनको पता होगा, वो आउटकम को चेक करेंगे। ये टेस्टिंग फील्ड हो गई, टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, टेस्टिंग टाइमलाइन हो गई। अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ टाइमलाइन, मतलब अगर मैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखूं तो वो एक जगह पे सिर्फ स्क्रू कसने वाला होगा तो वो सिर्फ स्क्रू कस रहा होगा, एक जगह सिर्फ आदमी एक चीज को काटने वाला होगा तो वो सिर्फ काट रहा होगा, दिन भर एक ही वर्क कर रहा होगा, 24 घंटे महीनों भर साल भर वो सिर्फ एक ही जॉब करेगा, एक ही वर्क करेगा, वो उस चीज में परफेक्ट होता चला जाएगा। इट मीन्स कि इन हर एक प्रोडक्शन लाइन पे जो टीम होगी वो उसी ही डिपार्टमेंट में वर्क करती रहेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि एसआरएस पे क्या हो रहा है, फिजिबिलिटी वाले को कोई मतलब नहीं है एसआरएस पे क्या हो रहा है, एसआरएस वाले को कोई मतलब नहीं है सिस्टम डिजाइन पे क्या हो रहा है। मतलब जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोडक्शन लाइन के थ्रू चलेगा, मतलब ये बंदा जब अपना काम खत्म करेगा उस प्रोजेक्ट का तो वो अगले बंदे को जाएगा, फिर वो ये कंप्लीट करेगा तो फिर अगले बंदे को जाएगा, फिर ये कंप्लीट करेगा तो फिर अगले बंदे को जाएगा, फिर ये कंप्लीट करेगा तो फिर वो अगले बंदे को जाएगा। मीन्स कि हम यहीं पर आप देखिए, यहीं पर आपकी डिफरेंट टीम्स बन सकती है। फिजिबिलिटी से पहले एक मार्केटिंग की टीम होगी जो है ना मार्केटिंग कर रही होगी, जो भी कस्टमर से सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रही होगी, और पूरा प्रॉपर मेंटेन जब ऑर्डर आने की स्थिति आती होगी तो फिजिबिलिटी स्टडी की एक आदमी, मतलब अगर मैं हर एक डिपार्टमेंट में सिंगल सिंगल पर्सन भी मान लूँ तो मार्केटिंग का एक, फिजिबिलिटी का स्टडी का एक, एसआरएस का एक, सिस्टम डिजाइन का एक, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग पे हम अगर कोडिंग पे और असेंबलिंग पे दो पार्ट में करते हैं तो दो, फिर टेस्टिंग पे एक, और फिर उसके बाद एक बंदा होगा जो सिर्फ सपोर्ट और इंस्टॉलेशन कस्टमर को करके देता होगा, कस्टमर को इंस्टॉल करके उसको सेटअप करके और उसको ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें उस चीज को करता होगा। जब उसको प्रॉब्लम आती होगी तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को वो उस चीज को वो उनको कस्टमर को सपोर्ट करता होगा। मीन्स डेट इज अ प्रोडक्शन लाइन। अब अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें पहले से पता होगा कि वो प्रॉब्लम किस लेवल की है। अगर कोडिंग एरर है मतलब हमारी कोडिंग में एरर है या फिर असेंबलिंग में एरर है, अगर लॉजिकल से एरर आती है मतलब हमारे सिस्टम डिजाइन में एरर है, तो हम पर्टिकुलर बंदे को उसको सर्कुलेट कर सकते हैं कि आप इस सेगमेंट में कंप्लीट करें और डिवाइड करें। अब इसी में मैं आपको एक और पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या सिविल इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, या आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो भी चीज बनाई जाती है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो टुकड़ों में बनाई जाती है, पार्ट्स में बनाई जाती है। मीन्स कि अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ा पुल बन रहा है, तो वो टुकड़ों में होंगे, पार्ट्स में होंगे, मल्टीपल पार्ट्स में बनाए जाएंगे, है ना। और कोई कार बनी जाएगी तो मल्टीपल पार्ट्स में होगी, मल्टीपल इंडिविजुअल पार्ट्स में होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल लोहा होगा उसमें बॉडी होगी, सिंगल होगा। अगर गाड़ी का कोई एक पार्ट खराब होगा तो पूरी गाड़ी ही रिपेयर करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होता। इट मीन्स कि कोई भी इंडस्ट्री अपने सॉफ्टवेयर को वो आप अपने सॉफ्टवेयर को आप पार्ट्स में बनाएंगे ताकि सिर्फ इंडिविजुअली एक पार्ट्स प्रॉब्लम करे, एक पार्ट्स को ही हमें रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो अब कौन कौन से पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक होता है वो होता है फंक्शन। सेकंड मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस जो होल्ड कर रहा हो और एट्रीब्यूट्स होल्ड कर रहा हो, डेट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने अगर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा होगा तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पता होगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। नंबर थर्ड फंक्शंस हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये सारी चीजें हम एक सिंगल पार्ट्स में भी कंबाइन कर सकते हैं। मीन्स हम प्लगइन्स कह रहे हैं, मतलब एक सिंगल एक ऐसा प्लगइन्स जो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है। सबसे छोटी यूनिट तो फंक्शन से भी एक छोटी यूनिट होती है वेरिएबल्स, लेकिन ये कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं, बहुत लोएस्ट एंटिटी होती है, इसलिए हम ज्यादा मतलब उस पर अलग से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। फंक्शन सबसे छोटी यूनिट होती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं। फिर उन सबका एक कॉम्बिनेशन होके एक फिक्स्ड एक डिफाइंड एक पार्ट्स बन सकता है, डेट इज प्लगइन्स।
मल्टीपल प्लगइन्स का एक पार्ट बन सकता है डेट इज मॉड्यूल, डेट इज मॉड्यूल, ठीक है। और मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिलाकर हम एक एप्लीकेशन कन्वर्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। मतलब आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितनी पुरानी होती चली जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस बने रखे होंगे, बहुत सारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बने रखे होंगे। क्लासेस बने होंगे तो ऑब्जेक्ट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा। प्लगइन्स बनी होंगी, प्लगइन्स के मॉड्यूल्स बने होंगे, उन मॉड्यूल्स के मल्टीपल पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस या डिपार्टमेंट वाइज एप्लीकेशन, रेडी टू यूज एप्लीकेशंस होंगे। आपको जस्ट इनके पैरामीटर्स पास करना है, असेंबलिंग करनी है। इट मींस कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को पार्ट्स में, हर प्रोडक्शन इंडस्ट्री पार्ट्स में बनाती है, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जब अपना सॉफ्टवेयर बनाएगा तो वो मल्टीपल पार्ट्स में ही बनाएगा, हर हालत में मल्टीपल पार्ट्स में बनाएगा। ऐसा क्यों? कि उसको पता होगा जब भी कोई एरर जनरेट होगी तो उसको पता होगा डेट इज फंक्शनल एरर, डेट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट एरर, डेट इज प्लगइन्स एरर या मॉड्यूल्स एरर या डिपार्टमेंट वाइज। अगर हमें ये पता चल गया कि किस पार्ट ऑफ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो वो उसमें मॉड्यूल्स में देखेगा, किस पार्ट ऑफ मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम है तो प्लगइन्स में देखेगा, किस पार्ट ऑफ प्लगइन्स में प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्ट्स में देखेगा, किस पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो किस फंक्शन में प्रॉब्लम है या किस वेरिएबल में प्रॉब्लम है, ठीक है। और एरर थ्रोन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार की बात करूं तो सबसे छोटा सा पार्ट्स होगा, फिर छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक और बड़ा पार्ट्स बना होगा, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक और बड़ा पार्ट्स बना होगा, फिर उन छोटे छोटे कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स को मिलाकर एक और पार्ट्स बना होगा। और हम इंडिविजुअली छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट्स तक सब हम चेंज कर सकते हैं। कुछ उसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं, सेट ऑफ पार्ट्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें पूरा मॉड्यूल ही चेंज करना पड़ेगा या पूरा प्लगइन ही हमें चेंज करना पड़ेगा या पूरी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली पार्ट्स को रखेंगे जिसका एक इनपुट्स लेना होगा और आउटपुट देना होगा। इनपुट्स लेना, आउटपुट देना, इनपुट्स लेना, आउटपुट देना। तो डिजायर्ड इनपुट्स देने पे डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब डेट इज प्लगइन प्रॉब्लम या डेट इज क्लास प्रॉब्लम, डेट इज फंक्शन प्रॉब्लम, डेट इज मॉड्यूल प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर सेक्शन को ही हम रिपेयर करके उसकी री इंजीनियरिंग करके हम उस प्लगइन्स को रिप्लेस करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको रिप्लेस करेंगे। इट मीन्स हम पूरा प्रोजेक्ट ओपन करके नहीं बैठ जाएंगे। जैसा कि प्रोग्रामर्स के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप किसी सेगमेंट में या किसी प्रॉपर एक जगह पे कोडिंग में चेंजेस करते हैं या वेरिएबल में चेंजेस करते हैं या डेटाबेस में चेंजेस करते हैं तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बिगड़ने की वजह से प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है कि अब आपको पूरा प्रोजेक्ट रीटेस्ट करना है, रिसाइकल करना है। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? हमें स्पाइरल, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। स्पाइरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होगा? प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट की टाइमिंग बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप डिविडेंड में चलते हैं तो अगर जैसी ही कोई प्रॉब्लम आएगी, जस्ट आपको उस प्लगइन्स में, उस सेक्शन में, उस फंक्शन में, उस क्लास ऑब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर पे वर्क करना है, पर्टिकुलर को वर्क करके रिपेयर करके उसको वापस चढ़ा देना है। आपको उसमें कहीं भी दोबारा रीटेस्टिंग, पूरे सॉफ्टवेयर को रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरे सॉफ्टवेयर को उसकी टेस्टिंग प्रोडक्शन लाइन पे लाने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसी चीज को ही आप, उस सेगमेंट को ही सही करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कस्टमर को उस पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्लेस करके उसको डिलीवर कर देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स की कोई भी एरर्स को रीडिलीवर करना, दोबारा से उस चीज को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके अवेलेबल कराना, वो बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्टर होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, कस्टमर का सपोर्ट इम्प्रोवाइज होगा, बहुत फास्टर होगा और हमारे प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग, जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था वो अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम अब यहाँ पर हम इंडिविजुअली पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं और सिर्फ पार्ट्स सेगमेंट में ही हम रिपेयरिंग कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला प्रोडक्शन लाइन में है ना, अगर हम पार्ट्स में नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी। पार्ट्स में अगर नहीं करते हैं तो पूरे प्रोडक्शन लाइन को हमें खड़ा करना पड़ेगा, पूरे प्रोडक्शन लाइन को। कई प्रोग्रामर ऐसे भी हैं जो जस्ट एप्लीकेशन उन्हें बना तो दी है, लेकिन जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा कोड खोल के बैठ जाते हैं और उस कोड में रिपेयरिंग करते हैं,
पूरे कोड को टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग मेथड्स भी उनके पास प्रॉपर नहीं होती कि हमें किस मेथड्स को फॉलो करना है। अब इसी में मैं आपको एक चीज और कंसेप्ट में आपको बताना चाहूंगा। हर प्रोडक्शन लाइन पे हर प्रोडक्शन लाइन पे एक मेथड हर प्रोडक्शन लाइन पे एक मेथड और एक प्रोसेस आपकी फिक्स्ड होगी। हर प्रोडक्शन लाइन पे एक प्रोसेस एंड मेथड्स फिक्स्ड होगी, और उस प्रोडक्शन लाइन पे एक टूल्स या मशीनरीज होगी, टूल्स होंगे एंड मशीनरीज होगी। जैसा कि दूसरे प्रोडक्शन लाइन में होता है, अगर कील ठोकने वाला है तो सिर्फ कील ही कील ठोकता रहेगा, तो उसके पास टूल्स में क्या होंगे, एक है ना हैमर होगा, है ना, और अगर गलत कील ठोक गई तो उसको कील को निकालने वाला होगा। तो ऐसे मल्टीपल टूल्स और मशीनरीज अवेलेबल होती हैं हर एक प्रोडक्शन लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हर एक प्रोडक्शन लाइन पे कुछ प्रोसेस होगी, कुछ मेथड्स होगी, कुछ टूल्स होंगे, कुछ मशीनरीज होंगी, कुछ उसका एक वर्क ऑफ लिमिटेड वर्क ऑफ होगा, एरिया होगा जहां पर वो अपना फिक्स्ड एक वर्क कर रहा होगा। तो इस प्रोसेस एंड मेथड्स और टूल्स और मशीनरीज, ये मैं आपको जो डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो आपके पास ये प्रोसेस, मेथड्स, टूल्स, ये सब चीजें पहले से अवेलेबल होना चाहिए। या तो आप उस टूल्स को, मेथड्स को खुद बनाएंगे, या फिर आप किसी से परचेज करेंगे। एज वेल एज मान लीजिए कि इसके अंदर जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने कई सारे हर एक प्रोडक्शन लाइन पे एक मेथड डिफाइन कर दी है। फिजिबिलिटी स्टडी पे एक मेथड है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे एक मेथड है, सिस्टम डिजाइन पे मल्टीपल मेथड्स हैं, और हर एक मेथड्स की मल्टीपल चॉइसेस हैं। आप किसी एक मेथड्स को फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर को रेडी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने जो मेथड्स आपको बताई है वही चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी जब कोई प्रॉब्लम्स कहीं खड़ी होती है, कोई मेथड्स में बार बार लूप लाइन आती है या एररफुल आती है, तो आप उस मेथड्स में इंजीनियरिंग करके, उस मेथड्स में आप प्रॉब्लम की सॉल्विंग करके या रिसर्च करके आप उस मेथड्स में भी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो उस इम्प्रोवाइजेशन मतलब मेथड्स को आप चेंज करते हैं, नई मेथड्स भी ला सकते हैं, नई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, और वो आपका इंडिविजुअली खुद का भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि जो भी मेथड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है वो फिक्स्ड नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके वर्किंग मॉडल्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे वो मेथड्स आप चेंज करते चले जाएंगे। जैसे ही आप उस मेथड्स में इम्प्रोवाइजेशन करते चले जाएंगे, हर कंपनी के अपने अपने हैं, वो किसी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ऐसे आपका भी होगा। लेकिन जो मिनिमम मेथड्स जो हैं, वो हर एक प्रोडक्शन लाइन की जो मिनिमम मेथड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको वो सिखाऊंगा कि वो कैसे चलता है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। अब इस वीडियोस में आपने ये तो देख लिया कि हमें क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मूव ऑन करना पड़ेगा, क्यों हम प्रोग्रामर जस्ट प्रोग्रामर नहीं रह सकते, और ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने से पहले उसके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्शन लाइन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, तभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी वर्क करती है। मीन्स कि अगर वो सारे काम एक ही आदमी कर रहा है, इट मीन्स वो लेबर क्लास का आदमी है, लेबर वर्क कर रहा है। इट मीन्स वो प्रोजेक्ट प्रॉपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देने में भी सक्षम नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में मिनिमम, किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मिनिमम 10 लोग चाहिए, फिजिबिलिटी स्टडी से लेकर सपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन तक देने का, मेंटेनेंस तक, पूरा एक कंप्लीट एक टीम होती है। अगर हर एक पे अगर एक एक भी रहेगा तो भी हमें कम से कम 10 लोग तो चाहिए, जो 10 लोगों की टीम, क्योंकि एक अल्टरनेट भी होता है, ठीक है। इसी में हमें जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कहाँ होस्ट होगा, कहाँ पर हमारा खुद का सर्वर्स बनेंगे, ये सब चीजें भी हमें बनाना पड़ेंगे, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। जो भी मैं लेक्चर्स डालूंगा उन सबके लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और मैं आपसे सिफारिश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप डायरेक्टली कोई वीडियोस को ना देखें, आप शुरू से कुछ वीडियोस को पहले देख लें, ताकि आपको प्रीवियस कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाए, और उसके बाद ही स्टार्ट करें।
हमारा ये चैप्टर 1 जो है पूरा ओरिएंटेशन चैप्टर है। उसके बाद हम 30 आवर्स का ओरिएंटेशन चैप्टर, इसलिए कि कई लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं अपने 30 आवर्स क्यों स्पेंड करूं, क्यों अपने बर्बाद करूं, उसको मैं इस्तेमाल करूं भी या नहीं करूं, उसके लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें एक चीज और कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का जो मेथड है वो यही है कि मैं जूनियर जो पोस्ट होगी वहां से काम स्टार्ट करूंगा और सीनियर लेवल तक लेके जाऊंगा। और इनिशियल मतलब जो इनिशियल एक एक छोटी छोटी मेथड्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक प्रोडक्शन लाइन को। ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो प्रोडक्शन लाइन आती है वो प्रोग्रामिंग की ही आती है। तो मैं प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, जनरल ओवरव्यूज दूंगा, उसकी छोटी मोटी टेस्टिंग होगी। देन उसके बाद 30 आवर्स जब पूरे आपके पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होने के बाद उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम हर एक मेथड्स को फॉलो करेंगे और उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। डेट इज ऑल्सो अ 30 आवर्स प्रोजेक्ट। हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम 30 आवर्स में कंप्लीट कर सकें विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।